वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 34 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 10 प्रश्न होंगे इसमें मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, और 10 प्रश्न होंगे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के। टोटल 20 यानी आधुनिक भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 334 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले किया? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, दास प्रथा का अंत, जजिया कर समाप्त, इबादत खाने की स्थापना। देखिए, अकबर ने सबसे पहले अपने शासनकाल में 1562 में दास प्रथा का अंत किया, तो बी आंसर है। और 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, और 1575 में जो है इबादत खाने की स्थापना की। ये कालानुक्रम पूछ लेता है या सीधा सीधा इसी तरह पूछ लेता है? तो दास प्रथा का अंत सबसे पहले किया अकबर ने 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। इसके अतिरिक्त अकबर ने 1576 में महजर की घोषणा की और 1582 में दीन इलाही की घोषणा। अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसने सबसे पहले आक्रमण काबुल पर किया, और अकबर ने सबसे पहले आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, आमेर के कछवाहा राजपूतों से। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ स्टेटमेंट बनाकर पूछा है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में सबसे पहले मालवा पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आंसर केवल दूसरा वाला सही होगा यहाँ पर, पहला गलत है। मालवा पर किया सबसे पहले, उसके बाद गुजरात में किया, फिर गया वो बंगाल में, उसके बाद गया काबुल। देखिए, साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर ने पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया, और अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसने मालवा को 1561 में, गुजरात को 1562 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1581 में, और कश्मीर को 1586 में, और खानदेश को 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। तो सबसे पहले मालवा को याद रखिएगा। और अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत सबसे पहले आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया था। बहुत पूछा गया एग्जाम में। तीसरा प्रश्न है, अकबर के गुजरात आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात आक्रमण यानी दूसरा वाला आक्रमण, पहला तो मालवा पर साम्राज्य विस्तार के क्रम में, दूसरा गुजरात पर, तीसरा बंगाल, चौथा काबुल पर। देखिए, उसने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया। अकबर का मुख्य कारण गुजरात की समृद्धि, मतलब आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? गुजरात की समृद्धि तथा विश्व व्यापार का प्रमुख स्थल था गुजरात। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से भेंट की, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा नगर बसाया। कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, 7 है, 7 है, 7, 1572। बहुत पूछा गया प्रश्न है ये, चौथी लाइन से। ये नगर सिकंदर लोदी ने बसाया, हमेशा याद रखिएगा, आगरा नगर। अकबर ने नहीं, तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, और यही अपना आंसर होगा। डी गलत है, क्योंकि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, जबकि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, 1504 में। बहुत पूछते हैं एग्जाम में। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसका कारण क्या था? गुजरात जो था समृद्ध था और प्रमुखतम केंद्र स्थल था व्यापार का, विश्व व्यापार का। और अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था,
तथा यहीं पर पुर्तगालियों से मुलाकात की उसने। चौथा प्रश्न है, अकबर की दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसकी दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़ को जीता था। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। अकबर की दक्षिण विजय के संदर्भ में तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी होगा इसका आंसर। देखिए, अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी और अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़ को जीता और खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था और अकबर ने अहमदनगर के बाज बहादुर से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश प्राप्त किया और इस युद्ध के दौरान मुगल सबसे पहले मराठों के संपर्क में आए और अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। पांचवा प्रश्न है, अकबर ने राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप कब तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? कब किया था? 1553 में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था और अकबर ने राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1563 है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 1563 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ का विशेष प्रभाव था। अकबर ने उलेमाओं के विरोध को कम करने तथा राजत्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए महजरनामा की घोषणा की थी। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न, अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ का विशेष प्रभाव था, करेक्ट स्टेटमेंट। और अकबर ने उलेमाओं के विरोध को कम करने के लिए राजत्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए महजरनामा की घोषणा की थी। दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ तथा सूफी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अकबर ने धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजर की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उलेमाओं के विरोध को कम करना और राजत्व की गरिमा को बढ़ाना। दीन इलाही के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया और इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और इस धर्म को ग्रहण करने का दिन रविवार था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। अबुल फजल की जगह कुछ और ऑप्शन में होता, राजा टोडरमल होता गलत हो जाता, फैजी होता गलत हो जाता, लेकिन सही है दोनों। अकबर ने 1582 में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए देवी एकेश्वरवाद पर आधारित दीन इलाही धर्म चलाया, पहला सही है। दूसरा भी करेक्ट है, इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और इस धर्म को ग्रहण करने का दिन रविवार सुनिश्चित किया गया था। दीन इलाही से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस धर्म में सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी। इस धर्म की असफलता का कारण तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियाँ थी। ठीक है, ये असफल हो गया था उस समय और अकबर जो था वो महदवी विचारों से सहानुभूति रखता था। इनमें से कौन सा सही है? ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, 1 2 3 डी है इसका आंसर। दीन इलाही में सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी तथा अग्नि की पूजा और दीपक को नमस्कार करने का विधान था। इस धर्म की असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन रूढ़िवादिता थी और अकबर की मृत्यु के बाद सभी ने अपना धर्म पुनः ग्रहण कर लिया। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ने इस नए संप्रदाय का विरोध किया और अकबर के बाद यह धर्म केवल इतिहास में ही शेष रह गया। अकबर महदवी विचारों से सहानुभूति रखता था। महदवी विचारों से सहानुभूति रखने के कारण अकबर को मुल्लाओं के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अकबर द्वारा इबादत खाने में वाद विवाद हेतु आमंत्रित विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य निम्नलिखित में से कौन है? हरिविजय सूरी, पुरुषोत्तम, फादर एकाबीबा। एकाबीबा। देखिए, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था ताकि विभिन्न धर्मों के लोग वहां कर आकर वाद विवाद कर सकें। ये प्रश्न भी पूछा गया, यूपीएससी तक ने पूछा है कि अकबर के इबादत खाने में होता क्या था। फिलहाल ये तीनों के तीनों हैं, यहाँ डी है इसका आंसर। अकबर द्वारा इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य निम्नलिखित हैं। हरिविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी। ये किस धर्म के धर्माचार्य थे? जैन धर्म के। और दस्तूर मेहरजी राणा पारसी धर्म के। फादर एकाबीबा और मोंसेरात ईसाई धर्म के। और देवी तथा पुरुषोत्तम हिंदू धर्म के। तो सारे के सारे हैं वो तीनों करेक्ट है। और अकबर के दरबार में ईसाइयों का जो जेसुइट मिशन है वो 3 बार आया था। और अकबर के दरबार में 1580 में, ये था कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। आने वाले प्रथम जेसुइट का नेतृत्व इन्होंने किया था, फादर एकाबीबा ने। 10वां प्रश्न है, अकबर ने किस सिख गुरु को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की थी? सिखों के 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु नानक देव, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद ये सिखों का जो क्रम है वो समाप्त हो गया। 10 के 10 गुरु इंपॉर्टेंट है, सीरीज से याद रखिएगा इनको। अधिकतर प्रश्न जो बनते हैं वो पहले से बनते हैं, 5वें से बनते हैं, 9वें से बनते हैं और 10वें से बनते हैं। अकबर ने गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। देखिए, अकबर ने गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का काम किसे सौंपा गया था? सरदार पटेल नहीं है, अरविंद घोष नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसका आंसर है महात्मा गांधी। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का काम महात्मा गांधी को सौंपा गया था। 12वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसको चुना गया? महात्मा गांधी ही है इसका आंसर। देखिए, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। तो एक करेक्ट है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हकीम अजमल खां ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान किया गया था। नंबर 14 पर आ जाइए। वह व्यक्ति कौन था जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे? स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर डी। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? हसन इमाम, चौधरी रहमत अली, अजमल खां, मोहम्मद अली जिन्ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना इसका आंसर डी। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित मत करिए आप। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदुओं को दबाया गया, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई।
इसका आंसर है डी, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। देखिए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, और इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आए। नंबर 17 पर आ जाइए। भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, इरविन, मिंटो, जेम्स फोर्ड। कब दी गई थी इनको? 23 मार्च 1931 को। और ये समय है लॉर्ड इरविन का, बी है इसका आंसर। देखिए, लॉर्ड इरविन 1925 से लेकर 1931 तक भारत का वायसराय था। 23 मार्च 1931 को आज के पाकिस्तान में युवा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया, और इस दिन को पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया? सहायक संधि यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सबिसिडरी अलायंस सिस्टम। इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न हिस्ट्री में। सहायक संधि को लागू करने वाला कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। अगर यहाँ पूछ लेता जमींदारी व्यवस्था कौन लेकर आया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब एक है राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति वो किसकी है? इंग्लिश में बोलते हैं उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो है डलहौजी की। रेलवे लाइन कौन लेकर आया? डलहौजी। टेलीग्राफ लाइन कौन लेकर आया? डलहौजी। देखिए, भारत में सहायक संधि या सहायक गठबंधन की योजना 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाई गई थी। होता क्या था इसमें? सहायक गठबंधन या सहायक संधि योजना के तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना के अपने क्षेत्र के भीतर स्थायी तैनाती की अनुमति देने और इसके रखरखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। और 1798 में सहायक संधि या इस वेलेस्ली के सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला पहला आदमी कौन था? हैदराबाद का निजाम था, या हैदराबाद था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। खुदाई खिदमतगार यानी भगवान के सेवक किसके द्वारा आयोजित किया गया था? कई बार पूछा गया प्रश्न एग्जाम में ये। इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी। खुदाई खिदमतगार यह भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। यह पश्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। इसे रेड शर्ट्स भी कहा जाता है, और इस आंदोलन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आपको बताना है कि वो किस राज्य को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था वो? जम्मू कश्मीर, गोवा, हैदराबाद, सिक्किम। इसका आंसर है हैदराबाद। देखिए, हुआ क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों को अपना भविष्य तय करने के लिए 3 विकल्प दिए गए। या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र हो। 1948 तक अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो गया। ठीक है। लेकिन हैदराबाद ना तो पाकिस्तान में गया, ना भारत में शामिल हो रहा था। ठीक है, स्वतंत्र था वो। लेकिन उसके स्वतंत्र रहने से विद्रोह होने लगे वहाँ पर। ठीक है। तो भारत सरकार ने हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान चलाने का निर्णय लिया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला किया, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। और भारतीय सेना ने 5 दिनों की लड़ाई में हैदराबाद को निजाम से छीन लिया, और इसे भारत के क्षेत्र के रूप में एकत्रित कर दिया, भारत के क्षेत्र में एकत्रित कर दिया। और अतः हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो से जुड़ा राज्य है भारत में, इसको याद रखिएगा। तो ये 20 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं प्रश्न, पुनरावृत्ति होती है इनकी, पूछने के तरीके बदल जाते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी यूट्यूब पर जो भी टेस्ट आता है उसको ज़रूर देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न। धन्यवाद।